वैल्यू लेकर के करस्पॉन्डिंग अल्फा निकाल लिया. देन गो बैक टू योर नंबर एंड सी where is it lying. If it is lying in the first quadrant, whatever is the value of alpha, that becomes the value of argument. अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में नंबर है जैसे कि ये है, तो आर्ग्यूमेंट क्या होगा, पाई माइनस अल्फा, दैट इज पाई माइनस पाई बाय 3 टू पाई बाय 3. अब अगर हम तीसरे क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, तीसरे क्वाड्रेंट में आने का मतलब है मैंने अल्फा जो निकाला वो ये निकाला, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे तो ये चाहिए, आई शुड से ये चाहिए. एक चीज में पाई प्लस अल्फा लिखूं, लेकिन एक बात और ध्यान रखना, जो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट है उसकी वैल्यू रिस्ट्रिक्टेड है. कहां से कहां, माइनस पाई से पाई के बीच में. If nothing is mentioned, you are supposed to calculate the principal value of argument, and its value is restricted between minus pi till pi. इसका मतलब अगर मैं इसकी बात करूं तो पाई प्लस अल्फा तो पाई को एक्सीड कर गया, वो प्रिंसिपल वैल्यू नहीं हो सकती. सो इन दैट केस आई कंसिडर दिस एंगल. दिस इज पाई माइनस अल्फा, बट आई एम मेजरिंग इट इन दी clockwise direction, but for argument I want it in the anti-clockwise direction. So I will take minus of pi minus alpha or alpha या minus pi plus alpha. ये केस हो गया थर्ड क्वाड्रेंट के लिए. अब अगर हम चौथे क्वाड्रेंट में आ जाएंगे तो क्या होगा, चौथे क्वाड्रेंट में आने पर जो मैंने अल्फा निकाला इस तरीके से, वो ये वाला एंगल था. ये बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ ही, लेकिन मेजर कहां कर रही हूं मैं, क्लॉकवाइज में. मुझे जाना है सो माइनस ऑफ अल्फा. इट मीन्स अगर आपका नंबर चौथे क्वाड्रेंट में आ जाएगा सो थीटा विल बी माइनस अल्फा. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट. अल्फा कैसे निकाला, इमेजिनरी अपॉन रियल, मॉड्यूलस लेकर के अल्फा एंगल आपके पास आ गया. देन गो बैक टू योर नंबर. अगर वो पहले ही क्वाड्रेंट का नंबर है तो जो थीटा और अल्फा है वो बराबर हो जाएंगे. सेकंड में है तो आर्ग्यूमेंट विल बी पाई माइनस अल्फा, तीसरे में है तो माइनस पाई प्लस अल्फा, और चौथे में है तो माइनस ऑफ अल्फा. ठीक है जी. अब ये भूलना नहीं चाहिए क्योंकि इस पर बहुत कुछ डिपेंडेंट है. अब फटाफट से आर्ग्यूमेंट के कुछ रूल्स, कुछ लॉज जो बहुत काम आने वाले हैं हमारे. अगर मैं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दूं तो उनके आर्ग्यूमेंट्स पर क्या इफेक्ट होता है. देयर आर्ग्यूमेंट्स गेट एडेड अप. इफ आई डिवाइड टू नंबर्स, देयर आर्ग्यूमेंट्स गेट subtracted. Argument of z power n is same as n into argument of z. अगर आप थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालें तो क्या ये रूल जो लॉग में रूल लग रहे थे सेम है. log of m1 into m2, log m1 plus m2, m1 upon m2, m1 minus m2, log of m पावर n, n log m. सो जो रूल आपके लॉग पर एप्लीकेबल रहते हैं वो सेम रूल आपके एप्लीकेबल होंगे आर्ग्यूमेंट पर भी. ठीक है जी. अब आप मुझे एक चीज और बता दो कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z और आर्ग्यूमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट में क्या कोई रिलेशन होगा. माइनस हो जाएगा. अभी अभी हमने देखा था कि अगर नंबर पहले क्वाड्रेंट में है तो आर्ग्यूमेंट चौथे में आता है, और अभी हमने जब कैलकुलेशंस की तब हमने देखा कि अगर पहले क्वाड्रेंट में है तो आर्ग्यूमेंट अल्फा था, चौथे में माइनस ऑफ अल्फा था, दूसरे में पाई माइनस अल्फा है तो तीसरे में माइनस पाई प्लस अल्फा. सो वेरी इंपॉर्टेंट, आर्ग्यूमेंट ऑफ z एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट आर रिलेटेड विद नेगेटिव साइन. और जनरली ऐसे मिलता है लिखा हुआ आर्ग्यूमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट इज माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z.
Again an important rule. Argument of z conjugate is equal to minus argument of z. अब जल्दी से फटाफट चलो, इससे पहले एक काम और कर लेते हैं, पोलर फॉर्म देख लेते हैं पहले. पोलर फॉर्म, हाँ जी, क्या होती है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म? r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. r होता है मॉड z और थीटा होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z. दोनों चीजें हमने देख ली कैसे निकाली जाती हैं. So, any number can be converted into its polar form. जल्दी से 1 सेकंड के अंदर मुझे इसकी पोलर फॉर्म बता दो. इतनी देर तो लगाने का काम ही कोई नहीं था. क्या आएगा? 60. बस पता था मुझे ऐसे काम होने वाला. ये कौन से क्वाड्रेंट में है नंबर? सेकेंड क्वाड्रेंट. हाँ, तभी मैंने कहा tan अल्फा अंडर रूट 3 अपॉन -1 अट इज रूट 3 मॉड्यूलस लेकर के. सो अल्फा की वैल्यू हुई π/3. नंबर है दूसरे क्वाड्रेंट में. दूसरे क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट क्या था? पाई माइनस अल्फा. दैट इज पाई माइनस π/3. दैट इज 2π/3. सो cos 2π/3 plus iota sin 2π/3. So this is the polar form of -1 plus root 3 iota. अब फटाफट बताओ मुझे कि अगर मेरा नंबर प्योरली रियल है उसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा? ऑलवेज. Number is purely real. What will be its argument? 0. अगर नंबर 2 0 और -2 0 है, दोनों ही केसेस में आर्ग्यूमेंट 0 है क्या? It could be 0, it could be pi. तब अगर रियल पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन 0 है एंड z इज purely real, then argument is going to be 0. लेकिन रियल पार्ट ऑफ z 0 से छोटा है, z is purely real, then argument of z is going to be pi. अब जल्दी से बुद्धि लगा के 1 सेकंड के अंदर मुझे बताना है कि अगर नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो आर्ग्यूमेंट क्या होगा? फिर से बस एक ही होगा, दूसरा तो होगा नहीं. लो π/4. वेरी गुड. π/4 कैसे आगे भाई? π/2 एंड -π/2. अगर प्योरली इमेजिनरी नंबर है, यहाँ पर लाई करेगा या फिर यहाँ पर करेगा. यहाँ पर किया तो ये एंगल विच इज 90 डिग्री, यहाँ किया तो क्लॉकवाइज में आ गए -9. सो इफ नंबर इज प्योरली इमेजिनरी पार्ट ग्रेटर देन 0, आर्ग्यूमेंट इज ऑलवेज गोइंग टू बी π/2. अगर इमेजिनरी पार्ट लेस देन 0 है, नंबर प्योरली इमेजिनरी है, तो आर्ग्यूमेंट इज गोइंग टू बी -π/2. डू रिमेम्बर 2 थिंग्स. ओरिजिन का आर्ग्यूमेंट क्या होता है? जीरो. अनडिफाइंड. ओरिजिन मीन 0 + 0 होता है. रियल पार्ट भी 0 है, इमेजिनरी भी 0 है. इन दैट केस आर्ग्यूमेंट इज नॉट डिफाइंड. अनडिफाइंड है आपका आर्ग्यूमेंट. अब हम जरा एक रिजल्ट पर वापस आ रहे हैं. दैट इज
मॉड ऑफ Z1 Z2 स्क्वायर क्या था बोला? Z1 square plus Z2 square plus 2 real part Z1 in Z2 को conjugate. मैं Z1 को ले रही हूँ R1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, Z2 को ले रही हूँ R2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। जल्दी से जरा ये वैल्यू क्या बनेगी R और थीटा की टर्म्स में, कृपा करके बता दो मुझे। विचार करते हैं। मॉड Z1 स्क्वायर का मतलब R और थीटा की टर्म्स में चल रही है, R1 का स्क्वायर। मॉड Z2 का मतलब R2 का स्क्वायर। अब जरा ये कॉस तो आएगा ही, रियल पार्ट की बात कर रहे हो तो कॉस आएगा, लेकिन कॉस के साथ एंगल क्या आएगा? I am writing 2 times real part of Z1 Z2 conjugate. पहली चीज, जब आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो उनके आर्ग्यूमेंट्स क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई कर आर्ग्यूमेंट्स ऐड हो जाते हैं, और मॉड्यूलस। हाँ जी, कुछ बोल रहे थे गुमारवी से, बड़ी मुश्किल से तो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हो? बोल दो। बोल दो, क्या लिखूं? टू रियल पार्ट Z1 Z2 कॉन्जुगेट की जगह क्या लिख सकते हो? ये बात जिसको समझ में नहीं आई है कृपा करके पूछ लो। मैंने क्या किया, दो नंबर्स Z1 और Z2 कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई किया। जब दो नंबर को मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उनके मॉड्यूलस मल्टीप्लाई होते हैं और उनके आर्ग्यूमेंट्स ऐड होते हैं। इसका मॉड R1, Z2 कॉन्जुगेट का मॉड लो या Z2 का मॉड लो, सेम होता है। इसका आर्ग्यूमेंट था थीटा, Z2 का था इसका था थीटा 1, Z2 का था थीटा 2, कॉन्जुगेट ले लिया तो माइनस थीटा। ठीक है जी। सो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स R1 R2 कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 ऐसे लिख दूं, या मैं इसको ऐसे लिख लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहां से कुछ रिजल्ट्स की इंटरप्रिटेशन करने जा रहे हैं, which are very very important, and the procedure adopted is also very important. If I say cos of theta 1 minus theta 2 is 1, अगर ये वैल्यू 1 बन जाए तो पहली चीज जो मेरा रिजल्ट है वो हो जाएगा या मैं कह दूं मॉड Z1 मॉड Z2 होल स्क्वायर, या मैं कह दूं दिस इज मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 Z1 Z2 मॉड। अब बात को ध्यान से कान खोल के सुन लेना जो कहने जा रही हूं मैं। कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू 1 का मतलब थीटा 1 माइनस थीटा 2 कितना है? 0।
0, किसी भी एंगल का कॉस 1 कब होता है? जब वो एंगल 0 हो जाता है। इसका मतलब है θ1 माइनस θ2 0 है, θ1 इक्वल टू θ2 है। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, इस बात का क्या मतलब है? अगर दो नंबर्स का आर्ग्यूमेंट सेम है तो ज्योमेट्रिकली मैं इस चीज को कैसे इंटरप्रेट कर सकती हूँ? इसका मतलब अगर Z1 पॉइंट यहाँ है तो Z2 भी इसी लाइन में लाई करेगा, क्योंकि जो एंगल इसने एक्स एक्सिस के साथ बनाना है वो तो सेम रहना है। इसका मतलब Z1 और Z2 को लीनियर पॉइंट्स है। हमने एक रिजल्ट लिखा था, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज लेस देन इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। यहां पर हमने कहा मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। ये इक्वालिटी कब होल्ड करती है? सिर्फ तभी जब Z1 और Z2 कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। अदरवाइज हमेशा ये मॉड इन दोनों के सम से छोटा आएगा। क्या ये लेस वाली चीज को इस रिजल्ट से इंटरप्रेट कर सकते हो? इक्वालिटी तो हमने देख ली। इक्वालिटी कब होल्ड करी? जब ये टर्म 1 होने का मतलब है Z1 और Z2 कोलिनियर हो गए, तब ये मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 हो गया। लेस की कंडीशन इस रिजल्ट में से कैसे निकाल के बता सकते हो? ये वैल्यू कहां से कहां लाई करती है? वन से छोटी, 0 से 1 से बड़ी वैल्यू तो कभी नहीं होगी। कॉस ऑफ θ1 माइनस θ2। क्या मैं यहां लिख दूं? बिकॉज कॉस ऑफ θ1 माइनस θ2 कैन नॉट एक्सीड 1, राइट? इसीलिए हमारे पास ये इनइक्वालिटी, इसको बोलते हैं ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी। Z1 प्लस Z2 मॉड इज लेस देन और इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। यहाँ पर टर्म थी मेरे पास, यहाँ था इक्वल टू, यहाँ था कॉस ऑफ θ1 माइनस θ2। ठीक है जी। कॉस ऑफ θ1 माइनस θ2 हमेशा कैसी वैल्यू रहेगी? 1 से छोटी वैल्यू रहेगी। अगर ये 1 से छोटी रहेगी, इसका मतलब 2 मॉड Z1 मॉड Z2 इंटू दिस छोटा रहेगा 2 टाइम्स मॉड Z1 इंटू मॉड Z2 से। तो मैंने उसमें कुछ ऐड भी कर दो तो पॉजिटिव वैल्यूज की एडिशन हो रही है, इनइक्वालिटी में तो फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, और इसी रिजल्ट से हमने ये इंटरप्रिटेशन निकाला। अब अगर मैं बोलूं मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड Z2, इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जल्दी से बता दो मुझे क्या होगा।
मॉड्यूलस आ गया, स्क्वायरिंग से चलोगे, मॉड z1 स्क्वायर मॉड z2 स्क्वायर 2 टाइम्स मॉड z1 z2 कॉस ऑफ, ये हो गया θ1 माइनस θ2, मॉड z1 स्क्वायर मॉड z2 स्क्वायर माइनस 2 मॉड z1 z2 कॉस θ1 माइनस θ2, 4 times mod z1 mod z2 cos of θ1 minus θ2 equal to 0. Mod can't be 0, it means cos of θ1 minus θ2 is equal to 0. θ1 minus θ2 क्या है? Pi by 2. मतलब difference of the arguments of 2 is pi by 2. इसका मतलब z1 is perpendicular to, दोनों के आर्ग्यूमेंट्स में जो डिफरेंस है वो 90 डिग्री है। इसका मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में कैसे हैं 90 डिग्री। लास्ट कॉन्सेप्ट आज के लिए, यूलर फॉर्म एंड रोटेशन।